Alright, Ji, once again, Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone. A very good morning to you. और मुझे मेरा दिल कभी कभी ये चाहता है कि कुछ ऐसे शोज़ हों जो बड़े इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये होने लगा है कि मेरे रेडियो पे आपकी कॉल्स आने लगी हैं जो मॉर्निंग शोज़ देखते हैं। कल फरजाना ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मॉर्निंग शो के बारे में बात की, तो आज मैं यहाँ पर अपने रेडियो शो की बात कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, यू नो। रेडियो कॉम्प्लीमेंट करता है टीवी को, टीवी कॉम्प्लीमेंट करता है रेडियो को। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू टू फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जेन्युइनली माई हार्ट गोज़ आउट टू यू। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि यू हैव एक्सेप्टेड अस इन योर मॉर्निंग स्लॉट्स, और आप अपनी मॉर्निंग्स के अंदर हमको अपनी जगह दे रहे हैं, हमें जगह दे रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर। तो इसके लिए हम सब बहुत 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 आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन का दौर दौरा है, हर जगह पोल्यूशन है। हमारे यहाँ एक चीज़ बिल्कुल पाक है पोल्यूशन से, और वो सियासत। ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कोई अजीब बात की, या ऐसी बात नहीं है। वो पोल्यूशन से इसलिए पाक है क्योंकि सिवाय पोल्यूशन के उसमें और कुछ है ही नहीं। तो जहाँ सिवाय पोल्यूशन के कुछ और ना हो, तो वहाँ उसमें किसी और चीज़ की आमेजिश की गुंजाइश रहती ही नहीं है। लिहाजा सियासत ठीक हो ना हो, लेकिन हवा को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पोल्यूशन की वजह से होता क्या है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए लाहौर में या कराची में बाहर निकलें तो स्मॉग की वजह से आपको बड़ा प्रॉब्लम होगा। लाहौर कई मरतबा इंडेक्स पे, पोल्यूशन इंडेक्स के ऊपर दुनिया का सबसे आलूदा तरीन सिटी बन जाता है, और यही हाल कराची का भी है और बाकी शहरों का भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह से होता क्या है। इसकी वजह से आपकी सेहत बड़ी मुतासर होती है। ENT यानी ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, ये बेतहाशा, चूँकि ये डायरेक्टली एक्सपोज करते, ये इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं आपकी सांस की नाली से लेकर आपके नॉस्ट्रल्स तक, और नॉस्ट्रल से लेकर आपकी आंखों तक, और आपकी आंखों से लेकर आपके कान तक। ये सब के सब मुतासिर हो सकते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एंड इमेजिन कि आप अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, स्कूल में मुझे याद आया, आज एक बड़ी खूबसूरत बात हुई है। मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, और मुझे नहीं पता वो ये शो देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन आज मैंने एक खातून को देखा जो अपनी बेटी को मोटर बाइक पर बिठा के स्कूल छोड़ने जा रही थी, एंड माई हार्ट गोज़ आउट टू हर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ऑनेस्टली, रिस्पेक्ट, लव, और यही मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कि बेटियाँ, हमारी बहनें आगे आएँ और आगे आके जो डिपेंडेंसी है इसको ख़त्म करें। और मर्दों को बहुत कुछ सीखना होगा, मर्दों को डेफिनेटली सीखना होगा। अच्छा, जहाँ तक आलूदगी की बात है, तो आप ये देख लें कि ये हाल है इस वक्त कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों का, जहाँ इतना ज़्यादा स्मॉग पैदा हो गया है। अच्छा, जब बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए स्मॉग बैठ जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ इट, दिस इज़ पाकिस्तान। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान है। इसकी वजह से बेशुमार बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। अच्छा, वैसे भी आपको पता है हमारे सिटीज़ का क्या हाल है, हम कितने आलूदा तरीन चीज़ों, हम सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते। इवन दो के सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हम सिर्फ आधा ही ईमान पकड़े हुए हैं। ये आधा जो निस्फ़ ईमान वाली बात है, इसको बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि स्मॉग से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पैदा हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुमकिन है, और सबसे बड़ी बात ये, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर होती है। सो क्या हम एहतियात कर सकते हैं? दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़। हम एहतियात कभी नहीं करते। हम पहले वोट दे देते हैं, इसके बाद परेशान होते हैं। हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद परेशान होते हैं। हम पहले लोगों को ले आते हैं, इसके बाद परेशान होते हैं। इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एज ए नेशन हम क्या चाहते हैं। हम क्या बच्चों पे अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं? जेन्युइनली लुक एट द स्माइल्स, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। अब इमेजिन करें कि ये इंतहाई ख़तरों से गुजर रहे हैं, और वो ख़तरे क्या हैं कि इनकी सेहत मुतासर हो सकती है, इनकी मेंटल हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर हो सकती है, इनकी इमोशनल हेल्थ मुतासर हो सकती है। तो अगर ये सब चीज़ें मुतासर कर सकती हैं इनको, तो क्या हमको अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है? हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं किया, तो याद रखिएगा आगे आने वाले दौर में हम बड़ी शदीद मुश्किलात में घिरने वाले हैं। दुनिया बहुत आगे निकल रही है। ऐसे में हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे बच्चे सेहत की वजह से स्कूल जाने से रह जाएं, इल्म हासिल करने से रह जाएं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट एंड लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। काम करते रहना तो ये बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मीर अहमद। आई एम सॉरी, क्या नाम है आपका? मीर अहमद। अच्छा, मीर साहब कैसे हैं आप?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुकूमत के पाकिस्तान जो इसी तरह के प्रोग्राम पेश करता है, इसी तरह के आवाम के बारे में सोचते ना, तो ये खुश आइंदे आवाम इतने खुश हो जाते हैं, हमारा दिल जीतते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप देखिएगा, अभी आने वाले दिनों के अंदर हम आवाम के लिए और भी बहुत कुछ लेके आएंगे। मैं महंगाई पे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हम महंगाई पे ज़रूर बात करें। ये महंगाई हम सब मिल के कम कर सकते हैं। हो सकता है हमारी आवाज़ उन ऐवानों तक चली जाए जहां जानी चाहिए। हो सकता है हमारी किसी बात की वजह से पाकिस्तान की किसी चीज़ के अंदर थोड़ी सी कोई कमी आ जाए या कुछ बेहतरी आ जाए, तो ये हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा था ना कि अब जैसे अमीर ने कल कॉल किया, सईद ने हमें कॉल किया था, फरजाना ने हमें कॉल किया था, ये सब वो लोग थे जो टेलीविज़न के शोज़ देख रहे थे, मॉर्निंग शो देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मेरे लिए भी बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले समा में किया था और अब न्यूज़ का ये शो कर रहा हूँ। आई एम थॉरली एंजॉइंग इट। और अभी आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 वीक के अंदर आपको हमारे अपने फॉर्मेट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। हम बाहर भी जाएंगे, आपके घर पे भी आएंगे, आपसे मिलूंगा भी, मैं आपसे बात भी करूंगा। हो सकता है कभी किसी रोज़ आप मुझे किसी रेडी वाले के पास देखें। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं उसकी जॉब कर सकता हूं, वो तो हम सब बराबर हैं। लेकिन उसके रीजंस बड़े डिफरेंट हैं। हो सकता है आप मेरे साथ खड़े हों वहां। अब हम करेंगे क्या? देखिए, हमें मुल्क को इकट्ठा करना है। नफरतें बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा नफरतें हो गई कि हम शहरों में बट गए, लोगों में बट गए, सूबों में बट गए, गलियों में बट गए। हम पाकिस्तानी बहुत कम बचे। तो आइए मिल के पाकिस्तान को बनाते हैं, मिल के पाकिस्तान को बेहतर करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम ये तो जपते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं, लेकिन इसी मुल्क में हम एक सीधी लाइन नहीं लगा सकते। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं करते कि करप्शन के खात्मे के लिए सबसे पहले खुद करप्ट होना छोड़ दें। हम ये तो कहते हैं कि यहाँ VIP कल्चर का खात्मा होना चाहिए, लेकिन हम खुद सबसे बड़े VIP होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। देखिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे आता है। लेकिन ऊपर जाने वाले कौन लोग होंगे जिनको ये माशरा बनाएगा? कुरान करीम की आयत है जिसके अंदर लिखा है कि और हम जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान, और लफ्ज़ मुसल्लत करते हैं। तो फिर जैसे हम हैं वैसे हमारे ऊपर है। जिस रोज़ हम तब्दील हुए उस रोज़ सब ठीक हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि कौम तैयार हो तब्दीली के लिए और तब्दीली ना आए। मसला सिर्फ एक है, मसला ये है कि हम खुद भी तैयार नहीं हैं। हमें खुद भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये इंतहाई अहम टॉपिक है। आप देखिए, बच्चों को खांसी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, उनका ये सांस की नाली जो है ये मुतासर हो सकती है, उनकी आंखें मुतासर हो सकती हैं, उनके कान मुतासर हो सकते हैं, उनकी ओवरऑल सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है। लेकिन क्या हमने कभी इसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की? हम आवाज़ उठाते हैं महंगाई के ख़िलाफ़, लाइट के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, बहुत अच्छी बात है, इन सब के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन स्मॉग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? ये ज़िम्मेदारी है हमारी हुकूमतों की, ये ज़िम्मेदारी है उन लोगों की जो इदारों में काम करते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। क्या स्प्रेज नहीं होते? पूरी दुनिया में होते हैं। क्या स्मॉग का प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में? ऐसा नहीं है। लेकिन उसके जो काउंटर है वो हमेशा हर जगह अवेलेबल होता है। क्या हमारे अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बस ये तो है, तो बस अगर ये है तो बस फिर इसको इसी तरह से चलते रहें। जब हम वापस आएंगे तो कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम खुल के बात करेंगे कि इसकी वजह से होता क्या है। मैं टेलीफोन लाइंस खोल रहा हूं। आपको अगर इसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या बच्चों के हवाले से कोई प्रॉब्लम, बच्चों के सेहत के हवाले से, आंख नाक कान के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं, या आपका कोई प्रॉब्लम है आंख नाक कान सेहत के हवाले से तो आप भी कॉल कर सकते हैं। शो देखिएगा, मज़े का है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, वेलकम बैक एंड आई हैव गॉट माय esteemed गेस्ट विद मी, और कराची से भी हैं और लाहौर के अंदर स्टूडियोज़ के अंदर भी हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शौकत अली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू सो वेरी मच। जी बहुत 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 शुक्रिया। देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट डॉक्टर दानियाल शाहिद, जनरल फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। थैंक यू जी। देन वी हैव गॉट डॉक्टर शफक तबस्सुम साहिबा, पीडियाट्रिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप मारिया खान, उन्होंने हमें कराची से स्काइप पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मारिया, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम साहिद, थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ऑल गुड ऑल गुड। स्टे पुट जी, अभी आपकी तरफ भी आते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये स्मॉग जो है इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। स्मॉग है क्या और प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं इससे? इसमें साहर साहब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो स्मोकिंग है और दूसरा जो है फॉग है। दिस इज़ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, दोनों का इकट्ठा मिला के तो इसको स्मॉग कहते हैं। ठीक है।
आमतौर पर ये जो जब स्टार्ट होता है विंटर्स, तो फिर जो है ना वो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड अप टू द जनवरी, ये End चीज़ January. जी इन जनवरी ये January चीज़ तक। चलती। पाकिस्तान में तो थोड़ी कम है अभी। इंडिया में लाइक दिल्ली में बड़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल। होती है। और एक लास्ट सेंचुरी में ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन भी बिल्कुल हुई, ठीक। वो काफ़ी देर तक वहाँ पे रही और उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बंदों को हुई उस अरसे में। तो उस अरसे में जितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी लाइक ब्रोंकियल एस्थमा और जो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हैं, तो उससे भी जो डेथ्स हैं उसका रेट ज़्यादा हो गया। जो उन्होंने फिगर्स हैं कोई लाइक 7 to 8% इन डिजीज़ में ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर लंदन साहब, के। ये जब स्मॉग के अंदर हम बाहर निकलते हैं और बच्चे भी बाहर निकलते हैं और अगर मास्क उन्होंने नहीं पहना हुआ हो या बड़ों ने मास्क नहीं पहना हुआ हो, तो वो भी इन तमाम चीज़ों के लिए वो एक्सपोजर होता है उनका? नहीं जी, ये तो जो मास्क है ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हाँ। एंड पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड। चूँकि हमारे यहाँ सिवाय सियासतदानों के कोई मास्क नहीं पहनता सियासतदानों ने जो और उन्होंने मास्क पहना बचपन से होता पहना है, हुआ है, बचपन से नहीं उतारा, आज तक नहीं उतारा और कभी नहीं। तुम मुस्कुरा रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम जब से बच्चे थे ना तब से वो पहना हुआ उन्होंने। सर हम नहीं जी नहीं, मास्क जो है जी वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये फिज़िकली जो पार्टिकल्स रहा है। हैं उनको रोक रहा है जो अंदर जाने से। सर मुझे आप मास्क पहनने का सही तरीका ज़रूर बताएंगे आज, बिकॉज बहुत सारे लोगों को सही तरीका मास्क पहनने का नहीं पता। ये कपड़े के जो आप मास्क बनवाते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते होंगे। नहीं, वो 50% से ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट नहीं करते। नहीं कर सकते। जो आपका सर्जिकल मास्क है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो भी कोई 75% तक आपको 80% तक प्रोटेक्ट करता है। असल मास्क जो है जी वो N95 है। N95 वो जो पूरे का पूरा नाक से लेके आपका जो माउथ है वो जो और वो सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। Okay. सो 95% वो रोकता है, 2-4% पोल्यूटेंट्स जो हैं वो अंदर चले जाते हैं। अच्छा उसके डॉक्टर साहब, कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं स्मॉग से? स्मॉग से जी हर बीमारी जो है वो एग्जास्पिरेट हो सकती है। जो तो ENT की बीमारियां हैं, नाक कान गले की, उसमें फेरेंजाइटिस बड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी आपके गले की जो बारीक झिल्लियाँ वो फूल जाती हैं, आपको पेन होना शुरू हो जाती है। आपके जो नाक की बीमारियां हैं, राइनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ मिकोजा, जो बारीक झिल्लियाँ वो फूल जाती हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ब्रोंकियल एस्थमा जिन पेशेंट्स को हैं, वो दे आर द चीफ सफरर्स। उनको सबसे ज़्यादा जो होता है वो ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स को होता है, क्योंकि उनको वीजिंग स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उनको कफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर एवरी सेकंड दे कीप ऑन कफिंग, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। सो आई एडवाइस कि जी जो बंदे जिनको ब्रोंकियल एस्थमा या एलर्जीज़, किसी किस्म की एलर्जीज़ हैं, उनको तो दे शुड बी इम्पेरेटिव कि जी वो ना जाएं बाहर, पहले तो अवॉइड करें बाहर जाने से। और अगर जाना अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। अब डॉक्टर अनिल आपकी तरफ आता हूँ, अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोज़गार जो है वो भी कमाना है, बाहर भी निकलना है, और फिर फैक्ट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत अर्ली खुल रही होती हैं, जहाँ वर्कर्स को भी जाना है, हमारी बहनें जो हैं वो भी जाती हैं, वो भी काम करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? जी अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया और आपने भी इसका कंसर्न रेज़ किया था कि मास्क का यूज़ किया जाए और मास्क के अंदर स्पेशली N95 यूज़ किया जाए, क्योंकि जो PM2.5 जो एक डस्ट का या एक छोटा पार्टिकल होता है जो कि स्मोक का एक हिस्सा है, जो कि हमारी सांस की नालियों के थ्रू अंदर जाता है और लंग्स में जाके वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से मेन जो इश्यूज़ आते हैं वो उस पार्टिकुलेट मैटर की वजह से आते हैं। एक तो N95 का इस्तेमाल, दूसरी चीज़ ग्लासेस का इस्तेमाल, कि जो स्मोक ग्लासेस क्योंकि जो स्मोक है इसके अंदर बहुत सारी हैवी गैसेस मौजूद हैं जो कि आईज को इरिटेट करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बाहर से सफ़र करके आते हैं उनको आई रेडनेस हो जाती है, आईज में इचिंग होती है, वाटरी आईज होती है, ये उनके म्यूकोजा के साथ जब वो कांटेक्ट होता है हैवी गैसेस का तो उनको ये आती हैं इश्यूज़। तो एक ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपने देखी होगी, अमूमन सुबह ऑफिस टाइमिंग के अंदर जो लंबी कतारें हमें गाड़ियों की देखने मिलती है, उसमें हमें एक शख्स मिलता है जो ऑफिस जा रहा है। यानी कि जितनी ज़्यादा हम लोग कार यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, उतने ही कार एग्जॉस्ट हैं,
उतनी ही ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस गाड़ी से निकलेगी, उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी। तो कोशिश करें कार पूलिंग की तरफ आएँ, मैस ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इनकरेज किया जाए, राइड शेयरिंग को इनकरेज किया जाए कि अगर एक ही घर के अफराद अगर 3 से 4 लोगों ने ऑफिस जाना है तो कोशिश करें वो एक ही गाड़ी के अंदर सफ़र करें, ना कि हर कोई शख्स एक अलग अलग गाड़ी में जाए और इन द एंड वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उतनी ही ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड को वो फैला रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जब हम बच्चों की तरफ आते हैं तो बच्चों को कौन कौन सी जुमला बीमारियां हैं जो इसकी वजह से हो सकती हैं? जैसे सर ने ऑलरेडी इलेबोरेट किया है कि ब्रोंकियल एस्थमा का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों में। अब हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें फेमिलियल प्री डिस्पोजिशन होती है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है टुवर्ड्स ब्रोंकियल एस्थमा। थोड़ा सा आम लोगों के बारे में बात करनी है, बिकॉज ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आई एम श्योर जो वहाँ बैठे होंगे वो तो बेचारे देख रहे होंगे साहिर भाई। हाँ जी, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जिन बच्चों की फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रोंकियल एस्थमा की, उनका तो वर्सन हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इंक्लूडिंग स्मोक एंड वेरियस गैसेस, इनसे जिन बच्चों में ब्रोंकियल एस्थमा पहले कभी नहीं आया होता वो भी आना शुरू हो जाता है, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। और कॉन्टिन्यूसली आप कह लें कि एक इरिटेंट जो है ना वो बच्चों को मिलता है, जिसकी वजह से नोज़ की लाइनिंग, अंदर से आपके फेफड़े, वो सारे अफेक्ट होते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूस एलर्जी की और इरिटेशन वाली स्टेट रहती है। अच्छा, उसकी वजह से जाहिर है बच्चे ऑफ भी ले लेते होंगे, बच्चों की सेहत मुतासर होती है, बच्चों की स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अफेक्ट होती है। और ये तो हम बात करें कि लंग्स को किस तरह से अफेक्ट करता है स्मोक जो है, इनफैक्ट स्टडीज प्रूफ कि बच्चों की डेवलपमेंट में, बच्चों के बिहेवियर जो डेवलप हो रहा होता है, पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो अब बच्चे जो हैं इसकी वजह से इरिटेबल रह सकते हैं, उनके मूड के इश्यूज रह सकते हैं, टैंट्रम्स हो सकते हैं। और बच्चे, आपको पता है, उनका ब्रेन जो है वो एक ग्रोइंग स्टेट में होता है, तो डेफिनेटली स्मोक जो है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट उसको भी अफेक्ट करती है। इसके अलावा आइज़ में बहुत इरिटेशन होती है। अच्छा, एक तो ये कि एक एलर्जी की स्टेट रहती है, दूसरा ये कि जो आपके बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म्स होते हैं ना जो इन्फेक्शंस होने से बचाते हैं, जैसे हमारा नोज़ है या हमारे लंग्स है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी लाइनिंग जो है ना उसमें प्रोटेक्शन होती है अल्लाह की तरफ से। लेकिन स्मोक जो है उन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को भी स्नप करता है। दैट्स व्हाई बच्चे जो है ना वो फिर इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने नोज़ की बात की, थ्रोट की बात की, ईयर की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ईयर की असल में जी, ईयर के 3 हिस्से होते हैं, अंदरूनी, दरमियानी और बैरून। जो अंदरूनी और जो मिडल ईयर है उसके अंदर लाइनिंग होती है जिसे म्यूकोजा कहते हैं। उसका काम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। जब वो ड्राई हो जाती है तो वो अपना काम नहीं करती। जो उसका काम था कि जी वो इन्फेक्शन के जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके जो जरासीम हैं, उनको रोकना बंद कर देती। सो पेशेंट जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है किसी किस्म की भी एलर्जी से, किसी किस्म के इन्फेक्शन से। सो उसका इम्यूनिटी लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। सो वो पार्टिकल्स या वो जरासीम जो आम तौर पर वो रोक लेते हैं। क्या नॉर्मली उससे कानों में दर्द भी हो सकता है? कानों में दर्द हो सकता है जी, कानों में खुजली, इरिटेशन जो है वो सबसे बड़ी काज है। ये जो स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक के अंदर पार्टिकल्स जो गैसेस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जितनी गैसेस हैं ये बेसिकली इरिटेंट हैं। सो जब भी कान के अंदर ये चीज़ें जाएंगी तो इरिटेशन होगी। मारिया, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप खुदा ना करे स्मोक से मुतासर होते हैं और आप बीमार हो गए, फ़र्ज़ कीजिए, तो न्यूट्रिशनली आप क्या कर सकते हैं, क्या उनको दे सकते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी से रिकवर कर जाएं, बिकॉज यू आर व्हाट यू टेक इन। तो ये मुझे बताइए कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको खाने के बाद मुदाफ़ियत जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है? साहिर, सबसे पहले तो बच्चों का मेटाबॉलिज्म मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उनका डाइट अच्छा है, तो वो हर बीमारी से लड़ जाते हैं। दूसरी आपने बात कही कि फूड और डाइट क्या लेना चाहिए, तो आप नट्स और सीड्स का इस्तेमाल हम बच्चों में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इवन किसी भी एज में नहीं करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटी और नेचर को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में एक इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने और वो इन सारी बीमारियों से लड़ सके। लेकिन देखिए ना, अगर स्मोक जैसी चीज़ की शिकायत है
अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इम्यूनिटी का तो दखल होता है, बट एट द सेम टाइम आपका एक्सपोजर बिल्कुल है, और उस एक्सपोजर की वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं, कोई ऐसा ब्रेकफास्ट है, कोई ऐसी इवनिंग वो है जिसको खा के वाकई आप इससे ताकत से लड़ सकें? देखिए, सबसे पहले तो सुपर फूड, नेचर से तो आप अच्छा फूड नहीं बना सकते ना, नेचर से ज्यादा अच्छा सप्लीमेंट तो मेडिसिन हम नहीं बना सकते। तो सबसे बेहतर सुपर फूड तो हमारे पास नट्स हैं, क्या कहते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद अगर हम मीट पर आ जाए तो यखनी है, आप बकरे की यखनी ले सकते हैं, चिकन की यखनी ले सकते हैं, और गाय की यखनी ले सकते हैं। डिफरेंट उससे आप हासिल कर सकते हैं सुपर फूड। ओके ओके, किसी सप्लीमेंट का नाम नहीं है। सुपर फूड वो एंजाइम है जो हम नेचर और ग्रेविटी से कंज्यूम कर रहे हैं। ऑलराइट जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं मोड़ूंगा। फ़र्ज़ कीजिए जैसे मारिया कह रही हैं आप नेचर के फूड्स लें, बट हमारे मुल्क में इन दिनों, मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में इन दिनों गुर्बत बहुत है, ठीक है? तो क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या मेजर्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज देखिए, हर आदमी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एंड टू स्पेशली आवर पॉलिटिशियंस, आपने जो मुल्क का हाल कर दिया है ना, हर आदमी सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बातें हम टेलीविज़न पे तो ज़रूर कर लेते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जिस मुल्क में 8-8 घंटे लाइट चली जाती हो, जहाँ बिजली का बिल गलत आता हो, जहाँ टेलीफोन कंपनीज आपको ओवरचार्ज करती हों, जहाँ आपके स्कूल बंद हैं और आपके बच्चों की फीसेस ली जाएं, जहाँ हम एक सीधी लाइन ना बना सकें, जहाँ वोट उन लोगों का भी पड़ जाता है जिनकी वफात हो चुकी है, जहाँ, वहाँ हम क्या कह रहे हैं? बात करते हैं, कोई हल निकालते हैं कि स्मॉग से आप लड़ेंगे कैसे। ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, डॉक्टर जवेरिया ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। बहुत हम स्मॉग के बारे में बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सियासी पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ओनली टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन। बिल्कुल, पोल्यूशन जो हमारे फिजा में है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। काश मैं ये ना पॉलिटिकल शो कर रहा होता इस वक्त, पोल्यूशन पे इतनी चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा का वास्ता ये मास्क है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हमने N95 नहीं मंगाया क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे N95, आप लोग इस्तेमाल करेंगे यही वाला मास्क, इसे सर्जिकल मास्क कहते हैं, और ये नॉर्मली मिल जाता है बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाता है डॉक्टर साहब। तो अब आप इसको देखिए, ये भी देख लीजिए कि इसका कौन सा हिस्सा बाहर रखना है, कौन सा हिस्सा अंदर रखना है, इसके पहनने का तरीका क्या है। प्लीज़ ये वाला हिस्सा जो है ये ब्लू है, ये वाला हिस्सा जो है ये अंदर से ये वाइट है। तो डॉक्टर साहब ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये इसका ये है कि जी दिस इज़ नॉर्मल सर्जिकल मास्क। ओके, इसमें से ये है कि आपका नोज़ और माउथ ये दोनों कवर होने चाहिए। ठीक है। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड ऑफ वेयरिंग अ मास्क कि जी आपका नाक जो है एक्सपोज है। ये पुट इट लाइक दैट, इसको थोड़ा सा नीचे करें। ये सेंटर से आप दबाएंगे तो वो फिर बार बार नीचे नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप नीचे से ऐसे दबा देंगे तो मुंह जो है वो भी आपका कवर हो जाएगा। सो पॉइंट है इसके जी, नाक आपका कवर हो और मुंह आपका कवर हो, दोनों चीज़ें कवर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, क्या इसके अंदर कोई आगे या पीछे है, वाइट पहले आए या ब्लू पहले आए, कोई ऐसा है? नहीं, नथिंग, सिर्फ ये है कि जी जो कलर्ड साइड है वो अंदर होनी चाहिए। कलर्ड साइड अंदर होनी चाहिए। उससे ये है कि जो बाहर के पोल्यूटेंट्स हैं वो आपकी तरफ नहीं आते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, कलर्ड साइड आप बाहर रखते हैं। मैं ज़रा दिखा दूँ, देखिए ये गौर से देख लीजिए, ये जो कलर्ड साइड है ये आपकी अंदर होनी चाहिए, ये अंदर की तरफ जाएगी, मतलब ये यूं आएगी, इस तरह से आएगी, और ये वाली जो साइड है, जो वाइट साइड है, ये बाहर रहेगी। मैंने अक्सर लोगों को जो पहनते हुए देखा है वो यूं पहनते हुए देखा है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आपकी जो कलर्ड साइड है वो अंदर की तरफ होगी और जो वाइट साइड है वो बाहर की तरफ होगी। एंड इट शुड कवर बोथ ऑफ द थिंग्स, नोज एंड थ्रोट, ताकि कोई चीज़ बाहर से अंदर जा ना सके। और ये भी सुन लीजिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग यहाँ पे रख लेते हैं मास्क को, कोई फायदा नहीं है अगर आपके नॉस्ट्रल्स जो हैं वो एक्सपोज हों, तो उसकी वजह से ऐसी बात है। अच्छा, एक तो हमने बात की थी लंग कैंसर की। जी सर। लंग कैंसर के अलावा क्या हो सकता है और क्या बीमारियां हैं जो हो जाती हैं? जी,
सर अगर स्मोक की बात की जाए तो मैंने जिस तरह से आपसे अर्ज़ की थी कि इसके अंदर हैवी गैसेस मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के तहत कहते हैं, जो एयर पोल्यूशन के अंदर मौजूद है। ये इतना छोटा है साइज़ इसका कि जब आप इसको इनहेल करते हो सांस के ज़रिए, जब ये अंदर जाता है तो लंग्स की जो सबसे डेप्थ एल्वियोलाई जिसको कहते हैं वहाँ तक ये जा सकता है और वहाँ से ये इवन हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो सकता है। Okay. अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए और जो लोग कोलेस्ट्रॉल के ऑलरेडी पेशेंट हैं, जिनको प्लाक्स ऑलरेडी मौजूद हैं कोलेस्ट्रॉल के उनके ब्लड वेसल्स के अंदर, और अगर वो बर्स्ट हो जाएं तो उनको हार्ट अटैक की भी ये शिकायत हो सकती है, यानी कि स्मोक की वजह से ये कार्डिक डिजीज़ जो हैं वो भी इन्हेंस हो जाती हैं। हार्ट अटैक जी बिल्कुल हो सकती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन्हेंस हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, इवन सडन हार्ट फेलियर तक बात जा सकती है। देखिए, जो सबसे पहला तरीक़ेकार होगा वो ये होगा, जब भी आप बाहर निकलें स्मोक की सूरत में तो आप अपने चेहरे को कवर कर लें, अपने नॉस्ट्रल्स को, इसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बचत आपको प्रिवेंशन तो मिलेगी उससे। बिल्कुल नहीं डेफिनेटली इससे जो बड़ी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो रुक जाते हैं। हाँ हाँ। जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो उसको तो शायद सर्जिकल मास्क जो है वो नॉर्मल ना रोक सके एक्सेप्ट N95, लेकिन ये मास्क भी इफेक्टिव है नॉर्मल पोल्यूटेंट्स के। नॉर्मल इसलिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप विदाउट मास्क जा रहे हैं और आप 100% पोल्यूटेंट्स ले रहे हैं, उससे बेहतर है मेरा ख्याल है कि कोई मास्क पहन लें। अच्छा, और एक और चीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अलावा अगर मैं बात करूं तो स्मोक के अंदर ना टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। Okay. मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या करते हैं कि जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं या जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर जाते हैं तो एक अल्जाइमर्स डिजीज़ का अगर आपने कभी नाम सुना हो, अल्जाइमर्स डिजीज़, उसका अर्ली ऑनसेट हो जाता है, यानी कि ये बीमारी अमूमन वो है जो ट्रिगर कर देता है। जी ट्रिगर करता है। ये अमूमन बीमारी वो है जो लेट एज में जाकर होती है, यानी 60 ईयर्स अबव जाके हमारे बुजुर्गों को ही अक्सर औकात ये भूलने की बीमारी, डिमेंशिया जिसको कहा जाता है, वो होती है। लेकिन स्मोक की वजह से इरिटेंट्स और टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स की वजह से वो अर्ली ऑनसेट हो जाती है, यानी कि बहुत कम उम्र में ही लोग भूलना शुरू कर देते हैं, बात भूलना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ कहाँ रखी है भूलना शुरू कर देते हैं, तो वो डिमेंशिया की तरफ जाने लग जाते हैं। डिमेंशिया जो है ये भी ट्रिगर कर सकता है स्मोक की वजह से। जी बिल्कुल कर सकता है। स्मोक से असल में होता ही है जी कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ब्रेन में जाके बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जब वो सेटल हो जाते हैं तो अल्जाइमर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर 60 पे अल्जाइमर आम तौर पर 60 एंड अबव पे होता था तो वो उसका एज लिमिट नीचे आ जाएगी। और वो कितनी एज लिमिट आ जाती है? वो आम तौर पर 50 के बाद भी स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब 10 साल का फ़र्क पड़ जाता है। अर्ली सिम्टम्स जो हैं वो 50 के बाद भी आ सकते हैं अल्जाइमर के, अगर आप बार बार जो है वो स्मॉग से आपका सामना रहता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कराची लाहौर की बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, वैसे तो और शहरों की भी बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन कराची लाहौर की बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है कि आप मुसलसल स्मॉग से गुजरते हैं, 2-3 महीने आपके ऐसे गुजरते हैं। और वैसे भी पोल्यूशन जो है वो इन तमाम बीमारियों को, चाहे स्मॉग हो या ना हो, लेकिन अगर इर्द गिर्द आप कसाफतों वाली हवा लेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट वुमेन हु आर ऑन देयर फैमिली वे, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये? जी, सबसे पहले तो जिस तरह कहा कि ये इट इज़ डेंजरस टू एवरी ग्रुप ऑफ पीपल। अगर हम प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेग्नेंट खवातीन जो स्मोक के अंदर एक्सपोज्ड हैं, एक काम करते हैं, यहाँ रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि अगर इफ़ यू आर ऑन योर फैमिली वे और आपको बाहर भी निकलना है और काम भी करना है तो फिर आप क्या करेंगे। ब्रेक जी। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं आँख, नाक, कान, गले, इसकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्मोक की वजह से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, तो वहीं से बात शुरू करते हैं। क्या कह रहे थे आप? जी, मैं ये जिक्र कर रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एवरी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इससे अफेक्टेड हैं। उसी के अंदर अगर हम प्रेग्नेंट खातून को देखें जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोक के अंदर एक्सपोज्ड हैं और वो बाहर जाती हैं, उनके असरात सिर्फ उनकी अपनी बॉडी तक महदूद नहीं हैं, उनके असरात उनके अपने लंग्स या कान ना गले तक महदूद नहीं हैं। वो जो कि एक नई जान जो कि पल रही है उनके पास, उनके तो जो बच्चा पैदा होना है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रियली? जी बिल्कुल, जो कि ये बच्चे पैदा होते वक्त काफ़ी डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो सकते हैं, जिसके अंदर एक स्पाइना बाइफिडा है जो कि एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो कि इनके अंदर क्या होता है? ये इस तरह से होता है कि जो हराम मगज़ जो स्पाइनल कॉलम है उसकी मेल फॉर्मेशन होती है बच्चों की। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं उनकी कमर के पीछे एक आउट पाउचिंग होती है जिसके अंदर
आप कह लें कि जो हराम मगज़ है, स्पाइनल कॉलम है, उसकी मेल फॉर्मेशन नज़र आती है विजिबल, कुछ लोगों ने देखी होगी, वो इस बात को जानते होंगे। उसके अलावा एक एनएनसेफेली एक डिजीज़ है, डिफेक्ट है, जिसके अंदर बच्चे का जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, पूरे तौर पे ग्रो नहीं कर पाता। या तो उसका आधा हिस्सा ग्रो करता है या वो पूरे तरीके से भी एब्सेंस हो सकता है। और वो बच्चे जो हैं अमूमन अगर बच जाएं तो वो सारी ज़िंदगी मेंटल रिटार्डेशन का शिकार रहते हैं, और अगर दिमाग का ज़्यादा हिस्सा ग्रो ना करें तो वो वफात पा जाते हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ें भी इसके साथ एसोसिएटेड है। बाकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट मज़ीद इसमें ऐड करेंगी कि बच्चों के आगे इसमें क्या स्मोक का आता है। जी देखिए, जैसे सर ने मेंशन किया है कि बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो तो नो डाउट बहुत कॉमन है, लेकिन एक और बड़ी कॉमन चीज़ है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन स्मोक से एंड एयर पोल्यूशन से कांटेक्ट में आती हैं, उनके बच्चों की जो ग्रोथ होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो वेट गेन होना चाहिए बच्चे का, वो नहीं होता। तो बच्चे लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं। समटाइम्स वो अपनी प्री टर्म होते हैं, लाइक जिस ड्यूरेशन पे पैदा होना चाहिए आइडियली, जब वो बच्चा फुली डेवलप्ड होता है, उससे पहले वो दुनिया में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में फिर ये होता है कि इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है वो बहुत अफेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद उनका वेट नॉर्मल करना, आपको पता है ना कि एक इंडिकेशन है कि अगर किसी बच्चे का वेट अच्छा नहीं है तो उसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली वीक है, वो मेंटली भी वीक क्या होगा। एक हेल्दी वेट का बच्चा होता है, कितना जब वो पैदा होता जी है? नॉर्मली 6 to 8 pounds? जी हम यहाँ पे यूजुअली केजीज में मेजर करते हैं, तो 2.5 to 3.5 kgs, दैट्स कंसिडर्ड एज नॉर्मल बर्थ। तकरीबन वही जो मैं कह रहा हूँ तकरीबन। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि स्मोक से डेफिनेटली मदर्स तो बचें ताकि बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स का और लो बर्थ वेट होने का चांस कम हो। लेकिन उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग इज़ समथिंग जो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन इन आवर कंट्री बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत उसका रेट कम है। और इन एवरी क्लास, मतलब वी कांट से कि भाई किस क्लास की वुमन कराती है, नहीं, इन एवरी क्लास वी हैव सीन दैट। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप स्ट्रिक्टली अपने बच्चे को 2 साल तक कराएं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, और फिर इन द फ्यूचर डिफरेंट डिजीजेस, इवन स्मोक एंड एवरीथिंग, उससे बच्चा फाइट बेहतर तरीके से कर सकेगा। इसके अलावा जैसे भी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बच्चों की डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है। बच्चों में जैसे अल्जाइमर्स का आपने जिक्र किया, अल्जाइमर्स तो एडल्ट्स में डेवलप हो जाता है ना, लेकिन बच्चों की मेमोरी डेवलप होनी होती है, उनका नहीं, आप जो बता रही हैं इट्स वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। मुझे बताइए कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो क्या ऐसा खाना या फूड इस्तेमाल करती हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या ऐसी कर सकती हैं जिससे बच्चे को प्रॉपर फूड भी मिलता रहे, अगर वो स्मॉग में एक्सपोज भी हो रही हैं, जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो रही हैं, तो कम से कम उनको यहाँ से तो कुछ फ़ायदा हो। बेसिकली जब भी वुमन कंसेप्शन में आती है, उस डे फर्स्ट हो या जब उसको पता है कि आइदर शी गोना फर्टिलाइज, और अगर वो कंसेप्शन भी करना अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड, मुझे डॉक्टर नसीमुर रहमान हमारे एनवायरमेंटल डायरेक्टर हैं, उनसे जरा मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, बिल्कुल फाइन। सर मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे स्मॉग दरअसल है क्या? थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एट दिस 11th आवर, लेकिन प्लीज मुझे बताइएगा कि स्मॉग दरअसल है क्या और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, जब फोग बन जाती है धुंध, जी जी, उसके साथ जब स्मोक मिल जाए तो ये एक टर्मिनोलॉजी, उसको स्मोक कहते हैं। अब दूसरा जो है कि ये इसके अवामिल क्या है और ये खत्म हो सकती है या नहीं, इसके 3 अवामिल हैं। एक तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जी, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो स्टबल बर्निंग है, जो गाड़ियों का धुआं है, जो कूड़े को हम आग लगा देते हैं, डस्ट पोल्यूशन है, ये सारी चीजें। ओके, और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे इंडियन साइड पे आग लगती है, जो उनके 285 पावर प्लांट है, उनकी विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है, जो वो के साथ से हमारी तरफ आती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ओके, और तीसरा इसका नेचुरल फैक्टर्स है। ओके, ये आज से कुछ साल पहले नहीं हुआ करती थी स्मोक का इशू, जी बिल्कुल नहीं होता था। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। जो हमारी फोग है, ये फोग पहले दिसंबर में या जनवरी में हुआ करती थी, 20-21 दिसंबर से 10-15 जनवरी तक। Okay. वो 2016 में ट्रेवल करके ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में चली गई। वहां पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं है।
ओके लेकिन 2017 में ये ट्रेवल करके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ गए। ओके ये वो टाइम है जब इंडियन साइड पे और पाकिस्तान साइड पे बाकी के साथ में तो पूरा साथ होती है गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह वगैरह, भट्टे वगैरह। हाँ लेकिन ये वो टाइम होता है जब 25 या 26 अक्टूबर से लेकर 15-20 नवंबर तक स्टबल बर्निंग दोनों साइडों पे अरूज पे होती है, ओके इंडियन साइड पे भी और हमारी साइड पे। ओके और क्योंकि धुंध पीछे ट्रैवल करके आ गई तो उस वजह से फिर ये एक प्रॉब्लम आ गया कि आंखों में इसकी निशानी होती है। जिस दिन स्मोक उस दिन आप आंखों में चुभन सी होती है आप, और एक आंसू से निकलते हैं आंखों से और इस तरह। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, हाँ अगर स्मोक ना भी हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्यू टू ये जो धुआं निकलता है, आपका एक खेत में जब धुआं आग लगती है तो पूरे बादल सा होता है। कभी आप ड्रंक करें मोटरवे के साथ, कभी कहीं पे भी, तो एक बादल सा आसमान पे होता है। तो जब हजारों एकड़ के ऊपर, लाखों एकड़ के ऊपर ये आग लग जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप ये कह रहे हैं, दिनों में आर्जी तौर पे आता है। आप ये कह रहे हैं कि जो फसलों को जलाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा राइज करता है आर्जी तौर पे। लेकिन सर एक सवाल है मेरा, वो ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि कराची में तो फसलें नहीं हैं, इर्द गिर्द भी फसलें नहीं है, तो वहाँ फैक्टर्स क्या होते हैं? वहाँ आप ये कह रहे हैं कि वो जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से आती हैं, वो उसका धुआं होता है? मतलब क्या, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। देखिए, मैंने दो बातें की कि इंटरनल फैक्टर्स है। हाँ, हमारे लाहौर की जरा हालात मुख्तलिफ हैं, कराची के हालात मुख्तलिफ। बिल्कुल बिल्कुल। पोल्यूशन कराची में भी है, पोल्यूशन कराची की है, वहाँ ट्रैफिक पोल्यूशन देखे ना, स्टडी है FAO की, वो कहती है कि जो हमारा ये जो अर्बन जो हमारी तरह की पोल्यूशन है उसमें 43% कंट्रीब्यूशन ट्रैफिक पोल्यूशन का है। बिल्कुल ठीक है। फिर 20-22% के करीब इंडस्ट्री आ जाती है, भट्टे आ जाती है उसमें, फिर स्टबल बर्निंग आ जाती है और दूसरे दीगर अवामिल आ जाते हैं। तो वो कराची के हालात मुख्तलिफ हैं। हमारा जो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो राइज करता है, मैंने अर्ज किया, आप अगर अक्टूबर, हर साल के अक्टूबर के अवाइल का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें और नवंबर के एंड का देख लें तो वो 100 और 150 की रेंज में होता है। ओके, अच्छा लेकिन नसीम ये भाई, जो पीरियड है दरमियान में जो स्टबल बर्निंग वाला है, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स राइज करके 150 से 450-500 तक चला जाता है। अच्छा नसीम भाई, ये बताइए इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है? कोई तरीक़ेकार है या हमारी एनवायरमेंटल एजेंसीज जो हैं वो क्या कहती हैं? कोई उनके पास ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो लिए जा सकते हैं? क्या किस तरह से किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा रहा है। हुकूमत बड़ी सीरियसली इस पर काम कर रही है। जितनी हमारी इंडस्ट्री है, हाँ, जो प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री है, हाँ, उसको हमने पाबंद बना दिया है कि वो अपनी फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं। जैसे कार साइलेंसर के बगैर नहीं चल सकती, इंडस्ट्री एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर नहीं चल सकती। ठीक है। और साथ ही हुकूमत पंजाब ने 2 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए थे कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है लगाने के लिए तो वो सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। ओके। अब इस वक्त तकरीबन 80% जो हमारी इंडस्ट्री है जो ऐसी प्रॉब्लमेटिक थी, उसमें ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम या लग चुके हैं या लगने के मराइल थे। ओके। दूसरा इशू था भट्टा, ईंटों का भट्टा, ब्रिक किट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 70% ये जिग जैग मेथोडोलॉजी पे कन्वर्ट हो गए। और अगर जिग जैग वाला भट्टा आप देखें तो उसमें ऊपर से व्हाइट कलर से धुआं यानी स्टीम सी नजर आती है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मौजूदा भट्टे का जो कंबस्शन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया गया। ये नेपाल में इनिशियली हुआ था, जिसको फिर हमने उनसे ट्रेनिंग ली और यहाँ भट्टों को हम उसके ऊपर कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो वो फैक्टर भी काफी हद तक अलग फसल से एड्रेस होता जा रहा है। ओके। तीसरा इशू जो है वो था ट्रैफिक का। पहले आपको पता है बहुत ज्यादा ये जो 2 स्ट्रोक इंजन रिक्शा था उसका धुआं और फट की आवाज होती थी, वो स्विच ओवर हो गया टू द 4 स्ट्रोक इंजन। और जितनी गाड़ी सर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, इधर वो कार है, बस है, ट्रक है, कोई चीज भी है सिवाय ट्रैक्टर के, वो सारी यूरो स्टैंडर्ड्स की तरफ बनी है, यूरो 2, 3, 4। ओके। लेकिन सिर्फ हमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आज से 20 साल पहले का कंपैरिजन अगर आज के साथ करें तो उस वक्त आबादी कम थी, गाड़ियां हम कहा करते थे कि 9 लाख गाड़ी ट्रैवल करती है लाहौर शहर में मोटरसाइकिल से मिला के बड़ी गाड़ियों पर। ओके। आज 67 लाख मूव करती है गाड़ी लाहौर के अंदर। तो वो नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत बढ़ गया, गो कि उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, जाहिर उसमें पुरानी की है नई की है। तो एक तो ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गया, आबादी जो हमारी बढ़ती जा रही है, बेसिकली उसके साथ ये सारी चीजें लिंक्ड है।
तो ये मसाइल है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो जो इसमें अवामिल है, गाड़ियों का मैंने अर्ज किया कि गाड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ नई मैन्युफैक्चर हो रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं, मतलब अवाम से नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से प्रिवेंशन की तरफ जाए, क्या करे, कोई उनको प्रिकॉशन या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप उनको बताएंगे? दो सिंपल सी रिक्वेस्ट है। पहली बात तो है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम इसमें कंट्रीब्यूट ना करें। जैसे हम अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर फेंकते फिर उसको आग भी लगा देते, हाँ, यानी कि उसमें प्लास्टिक होता है जिससे डाई ऑक्सीजन गैसेज प्रोड्यूस होती है। ये काम हम ना करें इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरा, अपने हिफाजत के लिए जब ऐसी सूरत हाल बन जाए तो मास्क वगैरह यूज करें। सिंपल है, आम मास्क मिल जाते हैं, वो यूज करें अगर आप ओपन किसी एरिया में हैं, ताकि आपको जो रेस्पिरेटरी डिजीज है उनसे आप बच सकें। ये सिंपल सी दो रिक्वेस्ट है। बाकी हम दरख्त लगाएं, सबसे बड़ा एक बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि दरख्त, आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड सिटीज हैं अगर आप उनको देखें तो वहां पर भी पोल्यूशन बेतहाशा होती है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए दरख्त जो है वो जरूर लगाए जाते हैं। बट सर, आई वांट टू से थैंक यू टू यू। ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मास्क तो जरूर पहनना है। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं ये बताती चलूँ कि मदर हेल्थ के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि बेबी फॉर्मेशन हो रही होती है, उसमें आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खून बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ जिसमें सेब आ जाता है, चुकंदर आ जाता है, पालक, पुदीना, इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, जो नॉर्मली हम खाते हैं। वैसे भी नॉर्मली बिल्कुल खाते हैं, पर लोगों को कुछ आदत नहीं है, पर एक अपनी ज़िंदगी का, वैसे भी जो प्रेग्नेंट नहीं भी हैं उनको भी हिस्सा बनाना चाहिए। वैसे खून के खुलियात जब आपकी बॉडी में बनने लगते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके साथ ही साथ आपको कैल्शियम और जो विटामिन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी, जैसे कि अब मौसम सरमा है और अगर आजकल जो ख़वातीन या बच्चियाँ जो प्रेग्नेंट हैं तो चकोतरा, माल्टा, मौसमी, गावा, अमरूद और इन चीज़ों का ब्रेकफास्ट में ज़रूर इस्तेमाल करें। दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, योगर्ट का, प्रोबायोटिक भी है, इम्यून सिस्टम भी अच्छा करती है। एक्सेसिव वेट गेन प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 15 किलो बढ़ाना है तो आप 30 किलो बढ़ा बैठें। तकरीबन 2 दफ़ा दिन में, 3 दफ़ा दिन में कहवा ज़रूर पिएँ, क्लियर ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट भी है, साथ में एक्सेसिव वेट गेन भी नहीं होगा और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैं वापस आता हूँ तो हम मारिया की तरफ चलेंगे, लेकिन राइट नाउ देयर इज अ ब्रेक, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एंड यू नो लेट्स टॉक। मारिया, हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, बहुत सारी और चीज़ों की। जब हम बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर है उससे हमारे लंग्स जो हैं वो भी मुतासर होते हैं, हमारे जो आँखें हैं वो भी मुतासर होती हैं, हमारी जो यू नो सांस की नाली है वो भी मुतासर हो सकती है। सो आई नो हम आपने फूड्स की बात की कि आप नेचुरल फूड्स लें, लेकिन डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस हो सकती हैं सुबह और शाम के दरमियान, खाने के दरमियान, या कोई ऐसे औकात हो सकते हैं खाने के, या कुछ पोर्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसको खाने से हमारी डाइट जो है वो बेहतर हो जाए, एंड उसको ऑफ कोर्स उसके साथ साथ हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो भी इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए, डिनर जो है वो क्या होना चाहिए, और उसके बीच में जो स्नैकिंग होती है वो क्या होनी चाहिए? साहिर, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो फूड इंट्रोडक्शन है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि मदर रिप्लेसमेंट कोई फार्मूला नहीं देता, ठीक है। मदर फीड को अगर हम अप्रोच करते हैं और मदर फीड से ही हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारी फूड इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। देन अगर हम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने ये वाला टॉपिक डिस्कस किया, तो फूड इंट्रोडक्शन बेसिकली जब आप ब्रेकफास्ट, किसी भी फास्टिंग को तोड़ते हो, भले आप डाइट पर नहीं भी हो, फास्टिंग को तोड़ने का अमल या वो टाइम जब आप विंडो ओपन कर रहे हो, अपनी फूड विंडो ओपन कर रहे हो, तो सेमी सॉफ्ट चीज़ होनी चाहिए, whatever you have to eat, whatever you have to drink। लेकिन मैं पर्सनली एज ए डाइटिशियन सबसे पहले प्रिस्क्राइब करती हूँ, पानी से आपने स्टार्ट लेना है, देन आपने कोई फ्रूट लेना है, और उसके बाद आपने 2 घंटे के गैप करने के बाद आपने कोई ब्रेकफास्ट मील अपनी बनानी है। आप ओट मील ले सकते हो, आप क्या कहते हैं, एग ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, टी के साथ कोई और रिप्लेसमेंट ले सकते हो, जैम, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लिमिट में हमें लेना है, क्योंकि
2000 और 2500 कैलोरीज को मेंटेन करते हुए हमें अपना डाइट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, और वो फूड और वो कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए जो हमें एनर्जेटिक भी रखें और हमें कोलैप्स भी ना होने दें। बच्चों के लिए एक अच्छा मुझे बताइए, मुझे बताएं बच्चों के लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है? ओटमील हो सकता है, पॉरेज हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो ब्रेकफास्ट है वो एग है। ये मिल्क और एग का कॉम्बिनेशन है, प्लस चीज आप ऐड कर सकते हो, आप व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज। ओट हम डाइट में लेते हैं तो ऑफकोर्स डाइट वालों को सूट करता है, तो वो बच्चों की तो कैलोरीज मेंटेन नहीं करेगा ना। इस तरीके से लोग बिस्किट्स और पापे और व्हाटएवर इस तरह की चीजें दे रहे हो, वो कैलोरीज चीजें बच्चों को देना तो अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, खाने पे मुझे याद आया कि हमारे एक दोस्त हैं जो मार्फा के हमारे साथ किचन के अंदर होते हैं, तो और वो ये उन्हीं का किचन है, और जो हम हर सुबह नए नए खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो वो मतलब मुझे लगता है कि उनसे भी ज़रा बात कर ली जाए तो आई थिंक इट बी रियली गुड। उनका नाम जाहिद है एंड ही इज़ अ वंडरफुल मैन, ही ओन्स मार्फा कैफ़े जो हमारे किचन के अंदर होता है। सर माइक आपके पास है, माइक ज़रा उठा लीजिएगा जाहिद भाई। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आज क्या बन रहा है जाहिद भाई? सर आज एक बड़ी स्पेशल चीज़ है। हाँ, दम कनाली। दम कनाली? यस, दम कनाली। हाँ जी, क्योंकि ये हमारी एक स्पेशल डिश है दम कनाली। इसको हमने एक प्रेजेंट किया हुआ, लाहौर में बड़ी फेमस है ये हमारी। इसमें एक तो राजस्थानी सॉस आती है जो हमारी स्पेशल बनती है। उसके अंदर फिर उसके ऊपर चावल, फिर बारबेक्यू का पीस, बेक पोटैटो, और फिर उसके बाद इसको रोटी से कवर करके ओवन में दम दिया जाता है। ओह वाह। मगर इसका टेस्ट जो है ना वो खा के ही पता चलेगा। अगर आप ज़ाहिर है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, खाने के बाद ही पता चलेगा। सर अभी आपके पास आते हैं, फिर हम बात करेंगे, थैंक यू जी। कमिंग बैक टू यू सर, सो हमने बात कर ली कि जी इससे क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या इससे बीमारियां हो सकती हैं। चीज़ फ़र्ज़ करें कि आपको इरिटेशन फील हो, हम डॉक्टर के पास जाने में भी बड़ा वक्त लगा देते हैं, ऐसी बात है। क्या ये सही है? नहीं, असल में होना तो ये चाहिए कि जी जो ही आपको कोई इशू हो यू गो टू द डॉक्टर। पहले हम घर का इलाज करते हैं, हाँ, होम रेमेडी। फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछते हैं कि जी वो क्या है। जब वो हमारे बस से बाहर हो जाते हैं ओनली देन वी कंसल्ट द डॉक्टर्स। ये चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम है यू शुड गो डायरेक्टली टू द डॉक्टर। और अगर आप कोशिश करें कि जी जो उस फील्ड का डॉक्टर है उससे फिर आपका टाइम बच जाएगा। आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं, अच्छी बात है, वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं कि ट्रीट करें। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मसला है तो जो कंसर्न स्पेशलिटी है, जैसे नाक में आपको इरिटेशन हो रही है, इसके बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं। मिकोज़ा आपका डैमेज, स्मॉग कुड बी। जी, तो स्मॉग जो है उसका एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल पोल्यूटेंट्स हैं जैसे मिट्टी है, गर्दो गुबार है, धुआं है, परफ्यूम एंड स्प्रे। सबसे बड़ा जो काज आजकल जो लेटेस्ट काज है वो परफ्यूम एंड स्प्रे है। Really? उससे एलर्जीज़ बड़े लोगों को हो रही हैं, इरिटेशन हो रही है। वो आप अच्छा, हमारे यहाँ जो ये गूगल डॉक्टर्स हैं या जो होम डॉक्टर्स हैं जिसके अंदर अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आपने उसकी कोई दवा ले ली, एंटी एलर्जी ले ली, या बुखार हो रहा है तो आपने पैनाडोल फाँक ली, तो ये क्या चीज़ें हैं? ये होना चाहिए? आई डोंट थिंक कि जी ये जस्टिफाइड है, क्योंकि जी बुखार है फ़र्ज़ करें किसी पेशेंट को, तो उसके बहुत सारे काजेज़ हैं। आपको काज पे जाना चाहिए बजाय इसके कि इफ़ेक्ट पे जाएं। आप पैनाडोल की 2 गोलियां ले लेंगे, द टेम्परेचर विल सेटल डाउन, लेकिन काज तो वहीं पे रहेगा जब तक कि आप काज को दूर, और काज को दूर तो कोई उस चीज़ का जो माहिर है वही आपको बता सकता है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? Thank you so much for recognizing me और यार I was missing your call। साहिब मेरे पास 2-3 सवाल है, मैं जल्दी कर लेता हूँ। एक तो सवाल इनसे ये कि जैसे मैं साइनस का, मुझे साइनस है, आई टेक ऑलवेज एंटी एलर्जिक मैं लेता हूँ,
तो ये एंटी एलर्जिक है, अगर रेगुलर लेते रहे उसको, आपके क्या अगर ज्यादा एंटी एलर्जिक खाने से आपके कोई नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरी बात है जो हम मास्क यूज करते हैं, हमारे यहाँ तो मास्क बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लोग यूज करते हैं, ये मास्क आवर्स के मास्क होते हैं, यू हैव टू चेंज दैट मास्क बाय द टाइम। तो ये अब इसके बारे में बताएं कि हम वो मास्क जो लोग मुसलसल लगा रखते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसको भी यूज कर रहे होते हैं, तो ये इसके बारे में कुछ बताएं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है वो मेरा आपसे भी सवाल है कि हमारे जो एनवायरनमेंट पे काम हो रहा होता है वो बिल्कुल नहीं, हमारा इमिशन कंट्रोल कोई सिस्टम नहीं है, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई उसकी वो नहीं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमारे मुल्क में उसका वजूद है या नहीं है, ये भी मेरा सवाल है। मैंने 2 कोर्सेज लिए थे अपने मास्टर्स के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, और दोनों में मैंने टॉप किया था। और आपके जवाब में सिर्फ मैं इतना कहूँगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, सो लेट मी बी जस्ट क्वाइट ऑन दैट। हम जब इमिशन कंट्रोल्स की बात करते हैं, आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, आई गॉट अ मास्टर्स इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, आई एम फिनिशिंग अप माय पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स, आई हैव गॉट अनदर मास्टर्स इन एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो लेट मी जस्ट नॉट से एनीथिंग। हमारे यहाँ जो काम होता है वो एडहॉक बेसिस पे होता है। जब प्रॉब्लम में हम आ जाते हैं तो हम उसको प्रिवेंशन पे कभी भी काम नहीं हुआ है, प्रिवेंशन पे कभी भी काम नहीं हुआ। आई कैन गारंटी यू दिस। प्रिवेंशन पे आपको मालूम है पाकिस्तान के पास बहुत सारा हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है, हमारे पास, हम माइन भी कर सकते हैं, इवन सॉलिड पेट्रोलियम हम माइन कर सकते हैं। खैर जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं आना चाहता, लेकिन आपका जवाब, आपका सवाल, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि वो क्यों है। बाकी मैं 2 सवाल के जवाब इनसे ले लेता हूँ। इन्होंने जी साइनस के बारे में कहा, एंटी एलर्जी अगर आप बहुत अरसे लें तो क्या होता है। दूसरी बात, ये मास्क को कितनी देर तक पहनना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जी जो एंटी हिस्टामिन्स हैं उसमें बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं। इसका काम ये होता है कि जी आपकी जो सिक्रेशंस है उसको ये खुश्क करे या उसको कम करे। जो आप एक ही एंटी हिस्टामिन पे रहेंगे उसका इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। कुछ अरसे के बाद लाइक 10 to 15 डेज़ के बाद वो कम होता जाएगा, एंड आफ्टर 90 डेज़ वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट रह जाएगा, उसका एंटी हिस्टामिन वर्क करना छोड़ देगी, जो काम करना छोड़ देगी। फिर आपको स्विच करते रहना चाहिए। ठीक है। एक आपने एंटी हिस्टामिन लिया, 15 दिन, महीने बाद फिर आप दूसरी पे स्विच कर जाएं, फिर तीसरी पे। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, मास्क कितनी देर पहनना चाहिए? मास्क जी 1 दिन के लिए होता है। 1 दिन एक लिए, दैट इज़ फॉर वन डे। जनरल प्रिंसिपल के जी 1 दिन के लिए एक मास्क। वैसे तो अगर हम बतौर डॉक्टर, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद इस पर कंटिन्यू करते हैं। फाइनली इसको कंक्लूड करेंगे कि मास्क आप कितनी देर तक पहनते हैं और कब कब पहनना चाहिए। ब्रेक जी, ब्रेक के बाद। कम बैक सर। हाँ जी सर, कैसा है सर? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप एक काम करें, जल्दी से काट के दें, मैं डॉक्टर साहब को इनको टेस्ट तो करवाऊँ ना। डॉक्टर साहब आज हमारे पास आए हैं, लेट मी जस्ट सी कि अगर ये दम कनाली है ना। हाँ जी सर। आप ये देखें सर, चेक करें आप ये कट कैसे रहा है। इट इज़ रियली अमेजिंग। ओह वाओ, दिस इज़ रियली नाइस। ये आप ब्रेड भी खा सकते हैं इसके ऊपर से। मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा इनमें से, लेकिन ये है कि ये डॉक्टर साहब को मैं ज़रूर देने वाला हूँ। डॉक्टर साहब कैन ट्राई दिस। डॉक्टर साहब आज आप हमारे मेहमान हैं, तो वो अगर 2 प्लेट्स दे दीजिएगा मुझे। ये जो सी सॉस है ना, हाँ, इसको मिक्स करके खाना है। इसको मिक्स करके खाना है। ये राजस्थानी सॉस है। सर कौन सी सॉस है? राजस्थानी। राजस्थानी। ओके सर, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ सर? जी बिल्कुल। आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट द मीट, ऐसे ही आपको दे रहा हूँ मैं। तो आई जस्ट वांट देम टू टेस्ट इट। श्योर। एम आई ओके? ठीक है, ठीक है। मैं सर ये एक तो ये दे दीजिए, एक मुझे ये दे दीजिए। जी श्योर। एंड लेट मी सी अगर मैं ये सही कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे से सॉस निकालूं। हाँ जी। अब यार तुम्हें पता तो है मेरा। ये देयर यू गो। अब ठीक है? हाँ जी। ऑलराइट देयर यू गो। एक हम डॉक्टर जवेरिया के लिए ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं डॉक्टर शौकत के लिए, या यू नो लेट्स सी हूएवर वांट्स टू ईट दिस। आप लेंगी मैम या आप लेंगी? कौन, दोनों में से एक चूज कीजिए। यू डोंट माइंड? ऑलराइट मैम, ये लीजिए। मेरे पास you both can share ना? And there you go, sir. Thank you. Sir, let me get spoons ना, couple of spoons दे दीजिए। एक और मुझे स्पून दे दीजिए, एक और स्पून मुझे दे दीजिए। You can also try. You can also try. This is really good. Thank you. Let me get you another spoon. मैं आपको एक और स्पून दे दूँ। Yeah, that's fine. You're fine? Yeah. Okay, wow. इतनी मोहब्बत। That is very very nice. इतनी मोहब्बत। ये ख़वातीन ही कर सकती हैं। सर मर्द यूजुअली हाथ से चला लेते काम अपना, कोई मसला नहीं होता। बट हाउ इज इट? कैसा लगा आपको?
बहुत अच्छा। अच्छा, very good. Like it? Very nice. It's fine. It's fine. How is it? Do you like it, sir? Delectable. Yeah, Very very nice. माशाल्लाह। अच्छा, वेरी क्विकली, अब टाइम कम होगा सर, आप छा गए। Good, good. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आते हैं, कोई टिप देना चाहती हैं उनको जो हमें देख रहे हैं? टिप ये देना चाहूँगी कि स्मोक का जिक्र हुआ, बच्चों की खुराक का जिक्र हुआ, माँ की खुराक का जिक्र हुआ। नंबर 1, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बैलेंस रखें। चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, पर मौसमी फल हमारे पास मौजूद होते हैं। बिल्कुल होता है। हर खास आम उसको अफोर्ड कर सकता है। ये कोई बहाना नहीं कि हम फलानी चीज़ है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो है ना फल वगैरह वो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब सिगरेट अफोर्ड की जा सकती है तो फल भी अफोर्ड कर सिगरेट तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। देखिए ना। हर बंदा अफोर्ड करता है। Priorities. खैर ये आपने बिल्कुल ही एकदम उस टॉपिक पे ले गए सिगरेट। नहीं नहीं, मैं आप सही कह रही हैं, मैं तो आपकी बिल्कुल बात को ऐसे राइट करता हूं। अच्छा खैर उसके बाद ये है कि ग्रीन्स लें, अच्छा खाएं और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। वेरी क्विकली मैम, वेरी क्विकली। जी, माय टिप वुड बी कि बच्चों को मास्क ज़रूर पहनाएं, लेकिन उनका जो आउटडोर टाइम है उसको रिड्यूस करें। घर में भी रह के हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक बोर्ड गेम्स हैं, स्पोर्ट्स भी इवन घर में हो सकते हैं। यस सर। मेरा वही स्टैंस है कि राइड शेयरिंग की तरफ आएँ, मैस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आएँ। सर बस जी, अगर आपको कोई इशू है बाहर जाने से, कम बाहर जाएं, मास्क लगाएं और कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमने सबकी बात की, मर्दों की बात नहीं की, शौहरों की बात नहीं की, वालिद की बात नहीं की। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी भी होती है। जब आप बाहर जाएं प्लीज़ वेयर अ मास्क। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ वेयर अ मास्क। हम बाकी तो जब एमिशन कंट्रोल होगा तब कंट्रोल होगा। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप खुद इसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो फिर कोई टेक केयर नहीं करेगा। एंड आई विल टेल यू, आज मैं आते हुए सोच रहा था, हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू है। हम समझते हैं कि शायद हमारे बाद ये दुनिया रुक जाएगी। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। आज मरे, कल दूसरा था। दैट्स हाउ इट इज़। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपने प्यारों की जिम्मेदारी और आपकी अपनी जिम्मेदारी, ये आप पे है। प्लीज़ वेयर अ मास्क। मंडे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।